अच्छा, चलिए इस पर गौर करते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं दो मुख्य नीतियों पर चलती है। एक जो सरकार चलाती है और दूसरी जो देश का सेंट्रल बैंक चलाता है। ये दोनों नीतियां आखिर हैं क्या और देश की आर्थिक सेहत के लिए ये इतनी जरूरी क्यों हैं? बिल्कुल। आज हम इनमें से एक की गहराई में उतरेंगे, मौद्रिक नीति, या जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। और हम समझेंगे कि इसे कौन बनाता है, कब बनाता है और सबसे जरूरी इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है। सब्जी के दाम से लेकर घर के लोन तक सब कुछ इससे जुड़ा है। और आज की हमारी ये पड़ताल एक बहुत ही विस्तृत लेक्चर पर आधारित है जो इन सभी पहलुओं को खोलकर समझाता है। तो शुरुआत करते एकदम मूल सवाल से। दो नीतियां हैं, मॉनेटरी और फिस्कल। इनमें जो बुनियादी फर्क है वो क्या है? देखिए, जो फिस्कल पॉलिसी है, जिसे हम राजकोषीय नीति भी कहते हैं, यानी कि बजट वाली। बिल्कुल, वो सरकार बनाती है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बनाता है। आज हमारा ध्यान आरबीआई की इसी भूमिका पर है। ठीक है, तो इसे आरबीआई बनाता है। पर ये फैसले कितनी बार लिए जाते हैं? क्या ये कोई सालाना बैठक होती है? नहीं, ये एक द्विमासिक नीति है। द्विमासिक? हाँ, यानी हर 2 महीने में ये पॉलिसी आती है। आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 6 बार पॉलिसी आती है। अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और फिर फरवरी में। यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, क्या ये संख्या तय है? मतलब हमेशा 6 बार? नहीं, ये तय नहीं है। नियम यह है कि साल में कम से कम 4 बार तो पॉलिसी आनी ही चाहिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे 2020 में कोविड के दौरान जब हालात बहुत खराब थे, तब 7 बार आई थी। सामान्य परिस्थितियों में ये 6 बार ही आती है। समझ गया। तो आरबीआई में कोई एक व्यक्ति तो ये बड़े फैसले नहीं लेता होगा। कौन लोग होते हैं इस कमेटी में? सही सवाल है। इन फैसलों के लिए एक विशेष समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या एमपीसी, जैसा हम अक्सर सुनते हैं। इसका गठन 2016 में उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। और इसकी बनावट कैसी है? इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, तो एक संतुलन है। बिल्कुल। और इस कमेटी के अध्यक्ष हमेशा आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। वैसे 2016 से पहले ये फैसले आरबीआई का बोर्ड ऑफ मेंबर्स लेता था। तो इस कमेटी का लक्ष्य क्या है? क्या सरकार ने उन्हें कोई खास टारगेट दिया है? हाँ, और यही सबसे अहम बात है। सरकार ने एमपीसी को एक साफ लक्ष्य दिया है। 31 मार्च 2026 तक देश में महंगाई दर को 4% पर बनाए रखना है। 4%? हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी गुंजाइश भी है। महंगाई दर 2% से नीचे नहीं जानी चाहिए और 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये तो बहुत दिलचस्प है। महंगाई का बढ़ना तो हम सब समझते हैं कि बुरा है, पर उसका बहुत कम होना भी एक समस्या है। बिल्कुल, अगर महंगाई दर बहुत कम हो जाती है तो ये मंदी का संकेत हो सकता है। मंदी का? हाँ, इसका मतलब है कि बाजार में मांग और पैसा दोनों कम हो रहे हैं और ये अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? सिर्फ महंगाई को नियंत्रित करने के अलावा इस नीति के और क्या बड़े उद्देश्य हैं? इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब विकास। ये सुनिश्चित करना कि अर्थव्यवस्था के जरूरी क्षेत्रों तक पैसा आसानी से पहुंचता रहे। जैसे कृषि, शिक्षा, हाउसिंग और छोटे बड़े उद्योग, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं। आरबीआई बैंकों को इन क्षेत्रों में लोन देने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि आर्थिक गतिविधियां चलती रहें। और दूसरा उद्देश्य? दूसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी वित्तीय स्थिरता। अर्थव्यवस्था में एक संतुलन बनाए रखना ताकि ना तो बहुत ज्यादा महंगाई हो और ना ही भयानक मंदी। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि कैसे एक घर बनने से कई लोगों को रोजगार मिलता है। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है। जब एक घर बनता है तो सीमेंट, सरिया, बालू वालों से लेकर मिस्त्री, मजदूर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर तक, सोचिए कितने लोगों की आय होती है। और फिर वो लोग उस पैसे को बाजार में खर्च करते हैं। बिल्कुल, यही तो आर्थिक विकास का चक्र है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाए रखने में मदद करती है। चलिए अब महंगाई को थोड़ा और समझते हैं। एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता है, सरकार और आरबीआई बहुत सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देते? हाँ, ये एक बेहतरीन सवाल है। अगर ऐसा किया गया तो बाजार में पैसा,
मतलब लिक्विडिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब सबके पास बहुत सारा पैसा होगा तो मांग अचानक से बढ़ जाएगी, लेकिन चीजों की सप्लाई तो उतनी ही रहेगी। तो चीजें महंगी हो जाएंगी? महंगी नहीं, आसमान छूने लगेंगी। इसी को हम महंगाई कहते हैं। स्रोत में वो प्लेन वाला उदाहरण काफी मजेदार था। हाँ, कि अगर 100 लोगों के पास अचानक 500-500 करोड़ रुपए आ जाएं और बाजार में बेचने के लिए सिर्फ एक प्लेन हो, तो 50 करोड़ का प्लेन 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा में बिकेगा। यही महंगाई है। और पैसे के इसी बहाव को अर्थशास्त्र में लिक्विडिटी कहते हैं। हाँ, जैसे एक 10 रुपए का नोट मिर्जापुर से दिल्ली तक का सफर तय कर लेता है, वो लिक्विडिटी का हिस्सा है। और इसका उल्टा, मंदी, कीमतें गिरना, तो अच्छा लगना चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यकीन मानिए मंदी महंगाई से ज्यादा खतरनाक है। वो कैसे? जब बाजार में पैसा कम होता है तो लोग खरीदारी कम कर देते हैं। मांग गिरने से कंपनियों का उत्पादन घटता है, जिससे नौकरियां जाती हैं, व्यापार बंद हो जाते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था एक बहुत बुरे चक्कर में फंस जाती है। समझ गया। तो हमने समझा कि मौद्रिक नीति कौन, कब और क्यों बनाता है। इसके दो बड़े लक्ष्य हैं, विकास और स्थिरता, और ये महंगाई और मंदी के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधने जैसा है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो आरबीआई का काम अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव यानी लिक्विडिटी को नियंत्रित करना है। जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई उसे सिस्टम से बाहर निकालता है, और जब कम हो जाता है तो सिस्टम में पैसा डालता है। जो हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है, आरबीआई असल में ये करता कैसे है? वो कौन से तरीके हैं जिनसे वो खरबों रुपए बाजार से निकाल या उसमें डाल सकता है? यही वो तंत्र है जिसे आगे सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। इसमें ब्याज दरों को बदलने जैसे कई शक्तिशाली उपकरण शामिल हैं, जिनका सीधा असर बैंकों पर और फिर हम सबके लोन्स पर पड़ता है। तो अगली बार जब लोन की ब्याज दरें बदलें तो ये सोचने लायक है कि इसके पीछे कौन सा बड़ा आर्थिक संतुलन साधा जा रहा है। क्या सेंट्रल बैंक विकास को गति देना चाहता है या बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगा रहा है?